तब मान्या जी इतना जो है कि व्यथित थी, उन्होंने कहा आरबी सिंह तुम्हारा काम होगा, तुम सारे पेपर्स लेकर आओ, मैं इसको अगली पार्लियामेंट में उठाऊंगा। संसद में उठाने को तैयार थी अनुप्रिया पटेल, एकदम उठाने के लिए तैयार थी, उस मुद्दे को संसद में उठाने को तैयार थी, वो एकदम तैयार थी मैडम, तैयार थी। मतलब अनुप्रिया पटेल जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सचिव को फोन कर दिया, आलोक कुमार जी को फोन करके कहा था। किसको फोन किया था? आलोक कुमार, हाँ, कि आप इतनी जल्दी क्या है, गलत ढंग से डीपीसी क्यों करा रहे हैं प्रिंसिपलों की, जब ये मामला जो है कोर्ट में ऑलरेडी है तो कोर्ट का डिसीजन आ जाने दीजिए। माननीय मंत्री आशीष पटेल जी ने भी विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था। आशीष पटेल ने क्वेश्चन उठाया था, हाँ, जब वो एमएलसी थे। हाँ, तो आपको अंधेरे में रख करके काम शुरू हो गया पूरा, एकदम अंधेरे में रख। पुराने सेवानिवृत्त जो काम हो रहा था उसमें मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी। आपकी कोई मुलाकात हुई क्या इस चिट्ठी के बाद आशीष पटेल से? नहीं, मैंने कहा पीजी से कहा, जब 30 मई को डीपीसी हो गई, हाँ, उसी रात को मैं 1:10 पर अपना बैग उठाया, बिना जो है कुछ बताए, हाँ, फोन रखकर वापस मैं लखनऊ चला आया कि अब 1 सेकंड भी मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, तो इसमें मैं आपका सहयोग नहीं करूंगा। ये बोला ये वित्तीय अनियमितता का कारण बन जाएगा। वित्तीय अनियमितता? हाँ, मैंने इस बात को आपने आगाह किया कि वित्तीय अनियमितता है, लिखा था कि घोर वित्तीय अनियमितता है, घोर वित्तीय अनियमितता। इसके बाद और ये 6600 से 9000 कैसे हो गई? ये तो एक तरह का जो है कि मतलब जो है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्या स्कैम है कोई? क्या ये नहीं, वित्तीय अनियमितता था, वित्तीय अनियमितता है, बहुत बड़ा वित्तीय अनियमितता, बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता है। आप अनुप्रिया पटेल के एपीएस रह चुके हैं, आशीष पटेल के आप रह चुके हैं, ओएसडी रह चुके हैं। जी जी। क्या भविष्य में फिर कभी आप इनके ओएसडी या कोई बनेंगे? मैं दोबारा इनके जो है कि इनके साथ काम नहीं करेंगे? काम नहीं। ये हमारे निदेशालय के अधिकारी, हमारे शासन के अधिकारी, सबकी मिली भगत है, और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मंत्री जी का भी इसमें सहयोग है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमारे साथ इस समय आरबी सिंह है, राज बहादुर सिंह, जो कि आशीष पटेल जो यूपी के टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर इस समय विवादों में घिर गए हैं। टॉप सीक्रेट ने खबर दिखाई है किस तरह से आशीष पटेल के मंत्रालय में सीधे लेक्चरर से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर से एचओडी बना दिया गया, आरक्षण की धज्जियां उड़ गई हैं, ये आरोप लगे हैं। 50 करोड़ प्रति साल के घपले के आरोप लगे हैं। एआईसीटी यानी कि केंद्र सरकार की उस सबसे टॉप बॉडी है टेक्निकल एजुकेशन की, उसके नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगे हैं। ये सारे गंभीर आरोप लगे हैं। राज बहादुर सिंह ओएसडी रहे हैं आशीष पटेल के, और अनुप्रिया पटेल के एपीएस रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। और ये जो आप कागज देख रहे हैं, ये इसलिए यहाँ पर दिख रहे हैं आपको क्योंकि ये लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये, राज बहादुर जी, आप दिल्ली आए हुए हैं, आप ओएसडी रहे हैं आशीष पटेल के, और आप एपीएस रहे हैं अनुप्रिया पटेल के, ठीक है ना? ये मुद्दा तो आपने तब भी उनसे कहा होगा, क्या रिस्पांस था उनका? सर, मैं 2017 में उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा सेवा संघ का जनरल सेक्रेटरी था। उसी समय मैं माननीय मंत्री जी का एडिशनल पीएस बना था। मैं माननीय मंत्री जी का एडिशनल पीएस भी था और जनरल सेक्रेटरी भी था। और उस समय ये मुद्दा बहुत वो हो गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से 1 फरवरी 2017 से डिसाइड हो जाया गया था कि एआईसीटी पार्लियामेंट्री एक्ट है, राज्य सरकार को इस पास पावर नहीं है, इसलिए इसको लगाया जाना बहुत आवश्यक है। इस हमारी लड़ाई में मैं बहुत ही ऋणी हूँ माननीय अनुप्रिया पटेल जी का, कि वो चिट्ठियाँ लिखती थी, जरूरत पड़ती थी चीफ सेक्रेटरी को मिलने के लिए तो फ़ोन कर देती थी। तो आपने एक बात ये कही कि अनुप्रिया पटेल जब आप एपीएस थे तो वो बाकायदा चिट्ठियाँ लिखती थी कि एआईसीटी को लागू कीजिए, ये वो चिट्ठियाँ लिखती थी। वो केंद्र सरकार में मंत्री थी, और उन्होंने क्या क्या किया जो आपके इस मुद्दे के समर्थन में था? माननीय मंत्री जी तो मेरे काम से इतना प्रभावित थी, जब चुनाव खत्म हो गया और जब मैं जब मंत्री नहीं बनी थी तो मैं वापस जब आ रहा था तो एक बार ऐसे बैठक में माननीय मंत्री आशीष पटेल जी थी, माननीय मंत्री जी थी। मैंने कहा कि माननीय जी, हमारा अब इस आपके संसदीय क्षेत्र के बहुत काम हुए, आपके मंत्रालय के बहुत काम हुए, मेरा एक काम नहीं पाया जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था। तब माननीय जी इतना जो है कि व्यथित थी, उन्होंने कहा आरबी सिंह तुम्हारा काम होगा, तुम सारे पेपर्स लेकर आओ, मैं इसको अगली पार्लियामेंट में उठाऊंगा। संसद में उठाने को तैयार थी अनुप्रिया पटेल? एकदम उठाने के लिए तैयार थी, संसद में उठाने के लिए। और क्या? जिसकी आज आप लड़ाई लड़ रहे हैं। जी जी। जिसके लिए आज आप जो है जिसके लिए आपने आशीष पटेल का ओएसडी पद छोड़ दिया, जिस मुद्दे के लिए कि एआईसीटी के नॉर्म को लागू कीजिए, उस मुद्दे को संसद में उठाने को तैयार थी वो? एकदम तैयार थी मैडम। तो मुझे एक बात ये बताइए कि आप इनकी ओएसडी बने हैं 2022 में, जब ये मंत्री बन गए,
पहली बार कैबिनेट मंत्री बने, तो जब आप ओएसडी बने इनके, तो आपकी इनकी क्या बातचीत हुई? क्या ये बातचीत हुई थी कि ये प्रावधान यहाँ लागू होंगे? अब मैंने मंत्री जी को बताया भी था कि भारतीय संसद का संकल्प था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा तभी मिलेगी जब उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो क्वालिफाइड होंगे इस विभाग में रुकेंगे। तो क्या वादा क्या किया था इन्होंने? थोड़ा संक्षेप में सुनना चाहूंगा आपसे। उन्होंने यह वादा किया था कि मैं आईएसटी को पूर्णतः अच्छी तरह से विभाग में उसके नॉर्म के अनुसार इम्प्लीमेंट वादा किया था यह किया था। और क्या उन्होंने कभी विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया जब वो एमएलसी थे? जब एमएलसी थे तो 15 मार्च 2021 को भी इसी तरह से एक डीपीसी हुई थी जिसमें हम लोग विरोध कर रहे थे। उस समय माननीय मंत्री जी ने फोन करके सचिव से कहा था कि जब मामला कोर्ट में है और एआईएसटी आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो क्यों इसको लगा रहे हैं? अनुप्रिया पटेल जी ने फोन करके सचिव सचिव टेक्निकल एजुकेशन नहीं, सचिव माननीय मुख्यमंत्री। अच्छा, वो उस समय उन्हीं के पास ही विभाग था। अच्छा, उन्होंने कहा था कि जब मामला कोर्ट में है और कोर्ट में लगा हुआ है कि आप पुरानी सिविल नहीं कर सकते, तो माननीय जी ने फोन करके कहा था जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट का डिसीजन आ जाने दिए, तब क्यों कर रहे हैं आप इतना? मतलब अनुप्रिया पटेल जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सचिव को फोन कर दिया? आलोक कुमार जी को फोन करके कहा था। किसको फोन किया था? आलोक कुमार, हाँ, कि आप इतनी जल्दी क्या है, गलत ढंग से डीपीसी क्यों करा रहे हैं प्रिंसिपलों की? जब ये मामला जो है कोर्ट में ऑलरेडी है तो कोर्ट का डिसीजन आ जाने दीजिए। मतलब इस डीपीसी जो हो रही थी इसके खिलाफ? हाँ, इसके खिलाफ माननीय मंत्री आशीष पटेल जी ने भी विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था। आशीष पटेल ने क्वेश्चन उठाया था? हाँ, जब वो एमएलसी थे। हाँ, कि मैं ये चाहता था कि गरीब किसान मजदूर के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, विभाग में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षक रहे। समझ गया आपकी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। 3 बातें मैंने नोट कर ली हैं। अनुप्रिया पटेल जी यहाँ तक कह रही थी कि मैं संसद में उठाऊंगी, सारे कागज दे दो। यस। अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री के सचिव को फोन किया कि डीपीसी रोक दीजिए, गलत हो रही है। और आशीष पटेल ने विधानसभा में भी उठा दी, विधान परिषद में मुद्दे को उठा दिया। ये तीनों बातें हुई जी। अब मुझे एक बात समझाइए, बात बिगड़ी कैसे फिर, जब ये बात इतना पटरी पर थी और आशीष पटेल उसी मंत्रालय के मुखिया हो गए जिस मंत्रालय के लिए आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल फोन करते थे और दूसरों को कहते थे। जब वो खुद मुखिया हो गए तो बात कैसे बिगड़ी? जब मामला जो है कि नहीं बन रहा था, आईएसटी के अनुसार विभाग में नहीं लग रहा था, बहुत विरोध हो रहा था इम्प्लीमेंट होने के बाद, तो उन्होंने डिसीजन लेकर इम्प्लीमेंट कराया। फिर हमने उनसे कहा कि आईएसटी से विचलन नहीं होना चाहिए। एक मिनट रुकिए, आशीष पटेल ने खुद इम्प्लीमेंट करवाया है इस नियम बात को? हाँ, नियम के बीच में इम्प्लीमेंट तो हो गया था। लेकिन बहुत ऐसी समस्याएं थी जो है कि सॉल्व नहीं हो रही, जिसके लिए उन्होंने मुद्दा उठाया, पूरा मुद्दा उठाया। वो एमएलसी हुआ करते थे? नहीं, मंत्री के जमाने होने के बाद कई चीजें रुकी हुई थी। मुझे वही कोर्ट के आदेश के बाद नहीं हो रही थी, उन्होंने इम्प्लीमेंट कराया। अब मुझे इस बात पे, अब आप अपनी चिट्ठी पे आ जाइए। आपकी चिट्ठी मेरे पास है, शायद 14 मई 2024 की चिट्ठी है वो, 14 या 15 मई 24 की चिट्ठी है। एक, हाँ, 14 मई का चिट्ठी है। चिट्ठी है। उस चिट्ठी में आपके तेवर बहुत ही तल्ख हैं। मतलब उस चिट्ठी पढ़ के लगता है कि आपके अंदर नाराजगी है कि ये गलत हो रहा है और आपने कहा मैं छोड़ दूंगा ओएसडी का पद। ये नौबत क्यों आई? सर, ऐसा हुआ कि फरवरी 2024 में संगठन के लोगों ने, शासन के नीचे के अधिकारियों ने, डायरेक्टरेट ने एक साजिश रची कि ये पुरानी सेवानिवृत्त वालों से किस तरह से डीपीसी की जाए। वो प्रक्रिया चल रही थी। हम जो है कि चूंकि मिर्जापुर में चुनाव में मंत्री जी का वो देख रहे थे, उनके कार्यकर्ताओं का सब देख रहे थे, लोकसभा के चुनाव आने वाला था और मैं उसमें व्यस्त था, मुझे जानकारी नहीं हो पाई। जब मुझको 24 मई को जानकारी हुई कि पुरानी सेवानिवृत्त वालों से डीपीसी हो रही, तब मैं बहुत व्यथित हुआ। मैं तुरंत जो है कि चिट्ठी लिखा कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में पुरानी सेवा, अरे ये जो डीपीसी हो रही है जो नियम विरुद्ध है, जब ओपन सिलेक्शन का पद है तो डीपीसी कैसे हो रही है? सीधी भर्ती का पद है, डीपीसी कैसे हो रही है? कैसे हो रही है? आप इसको रोकिए। ये आपने लिखा? हमने कहा कि रोक, कम से कम तब तक रोक दिए जब तक जो है कि आचार संहिता खत्म। मतलब आपको अंधेरे में रख करके काम शुरू हो गया पूरा? एकदम अंधेरे में रखकर। पुराने सेवानिवृत्त से जो काम हो रहा था उसमें मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी। आप अंधेरे में थे, आप मिर्जापुर में लगा दिया गया आपको? नहीं, और मैंने एसओ से कहा था कि जब ये पार्लियामेंट्री एक्ट है तो पुराने सेवानिवृत्त से क्यों कर रहे हो डीपीसी? तो राज्य सरकार के पास आईएसटी नॉर्म को बदलने का अधिकार ही नहीं है। तो आपने जब वो दे दिया, जब आपने वो चिट्ठी लिख दी, वो 14 मई वाली चिट्ठी, उसमें क्लियर लिखा है
कि आप ये नहीं कर सकते हैं, और ये भी लिखा है कि मैं त्यागपत्र दे दूंगा, मैं मुझे मुक्त कर दीजिए आप। जी। उसके बाद तो बात हुई आपकी आशीष पटेल फिर प्रक्रिया चलती रही। 22 मई को मैंने एक चिट्ठी लिखी मंत्री जी को कि ये जो आशीष पटेल को। हाँ, मंत्री जी को लिखी। उसी कॉपी मैंने प्रमुख सचिव अध्यक्ष AICT, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव राज्यपाल, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव कार्मिक, प्रमुख सचिव प्रावधिक शिक्षा, प्रमुख सचिव न्याय कि जो है कि ये चूंकि इस पर जो है कि ऑलरेडी स्टे हो चुका, डबल बेंच का स्टे है और न्याय ने मना कर रखा है कि पुराने से नहीं रखते, तो ये कैसे हो रहा है, कृपया इसको रोकिए। अदरवाइज जो है कि अब मैं जो है कि आपके साथ काम करने में एकदम जो है कि ये 20-22 मई 2024 इसी साल की बात है, चुनाव मैंने चल कहा रहे थे कि उस समय। तो कहेंगे देखो आरबी सिंह, मैं चुनाव में व्यस्त हूँ और AM देवराज जो है कि DPC कर देंगे तो भी मैं नहीं मना करूंगा और नहीं करेंगे तो भी कहने के लिए कहूंगा। ये आशीष पटेल ने आपसे कहा। हाँ, तो मतलब आपको एक तरह से गुमराह किया गया, गुमराह करने। अंधेरे में रखा देखिए गया प्रमुख आपको। सचिव जो देवराज साहब थे वो भी किसी की बात नहीं सुनते थे, उनको ही ADPC नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जब उनको पता है कि उनके विभाग के उनके पहले वाले प्रमुख सचिव हाई कोर्ट से डबल बेंच का फैसला आया था कि स्टे है, इस पर पुरानी सेवानिवृत्ति कर नहीं सकते, तो क्यों किया? तो आपकी कोई मुलाकात हुई क्या इस चिट्ठी के बाद आशीष पटेल से? नहीं, मैंने कहा कि आप कार्यमुक्त 26 जून को हुए हैं, 26 हाँ, जून नहीं, 2024 मैंने को। मंत्री जी से कहा जब 30 मई को DPC हो गई, हाँ। उसी रात को मैं 1:10 पर अपना बैग उठाया, बिना जो है कि कुछ बताए फोन रखकर वापस मैं लखनऊ चला आया कि अब 1 सेकंड भी मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, बर्दाश्त के बाहर हो गया। और आगे 1 जून को चुनाव पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, मंत्री जी वहाँ व्यस्त थे। फिर जब चुनाव हो गया तब पर भी मैंने कम से कम 15 चिट्ठियाँ लिखी हैं। 5 चिट्ठी मैंने भारत सरकार को लिखी है, 5 चिट्ठी मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखी है, मैंने अपने वकील के माध्यम से नोटिस भी दिया। तो आपको कोई जवाब मिला आशीष पटेल की ओर से? दोबारा आपसे बात करने की कोशिश की उन्होंने? कोई नहीं, बात करने की कोशिश नहीं की है। मैं इनको बार बार यही कहता था कि आप जो है कि अब मैं 1 सेकंड नहीं रहूंगा, आप गलत कर रहे हैं, अगर ये काम आप करेंगे तो इसमें मैं आपका सहयोग नहीं करूंगा, ये बोला आपने? ये वित्तीय अनियमितता का कारण बन जाएगा। वित्तीय अनियमितता? हाँ, मैंने इस बात को आपने आगाह किया कि मैंने वित्तीय अपनी चिट्ठी अनियमितता में भी है, लिखा था कि घोर वित्तीय अनियमितता है, घोर वित्तीय अनियमितता इसके है। बाद भी मैंने सितंबर में, अक्टूबर में जब ये हुआ कि लगता है ये DPC हो ही जाएगी, और इन लोगों ने AICT को भी पत्र लिखा, तो मैं AICT के चेयरमैन से 3 बार मिला कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमारे प्रदेश में जो है कि सारा। तो आपने ये बात आशीष पटेल को बता दी थी कि घोर वित्तीय अनियमितता हो रही है? एकदम मैंने लिखा हुआ, बता दिया आपने, ऑन रिकॉर्ड है ये? ऑन रिकॉर्ड है। और ये 6600 से 9000 कैसे हो गई? ये तो एक तरह का जो है कि मतलब जो है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्या स्कैम है कोई? क्या ये नहीं, वित्तीय अनियमितता तो वित्तीय अनियमितता है, बहुत बड़ा वित्तीय अनियमितता है, बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता है। और इसकी वजह से जो हमारे विभाग में जो करीब 2000 MTech और करीब 1000 जो है कि PhD होल्डर हैं, वो सब उनके मनोबल बहुत गिरे हुए हैं। और एक आदमी जो 20 साल से BTech करके MTech करके अप्लाइड का है, उसको 5400 में है, और एक आदमी जो 9 साल 8 साल का है और वो सीधा 1,31,000। मुझे एक बात आखिर बता दीजिए, आप अनुप्रिया पटेल के APS रह चुके हैं, आशीष पटेल के आप रह चुके हैं, OSD रह चुके हैं। जी जी। क्या भविष्य में फिर कभी आप इनके OSD या कोई बनेंगे? नहीं, अगर ये इस तरह का काम हो तो मैं दोबारा जो है कि नहीं बनेंगे। अगर इस तरह से जो है कि मेरे सेंटिमेंट के साथ धोखा हुआ और न्याय नियम के साथ धोखा, मैं दोबारा इनके जो है कि इनके साथ काम नहीं करेंगे? काम नहीं करेंगे। एकदम क्लियर है। एकदम क्लियर है। और आप बहुत भावुक हैं, मतलब अंदर से चोट लगी? भावुक इसलिए हूँ कि मैं AICT की लड़ाई 2008 से लगातार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लेकर संघर्ष तक बहुत किया हूँ। सिर्फ उसके पीछे मंशा ये थी कि तकनीकी शिक्षा में अच्छी गुणवत्ता हो जाए, अच्छे टीचर। मुझे बस एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए आप, आपको कहीं जाना भी है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कि क्यों हुआ है ये? क्या लगता है? बीजेपी की MLA मीनाक्षी सिंह, उन्होंने लिखा कि हर साल 50 करोड़ का ये वित्तीय गड़बड़ झाला है, 50 करोड़ का। पल्लवी पटेल आरोप लगा रही हैं कि 25-25 लाख रुपए जो हैं इसमें, 25-25 लाख रुपए इसमें लिए गए हैं। ये जो बात है रुपये पैसे वाली, आपने क्लोजली काम किया हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें जांच का विषय हैं क्या? क्योंकि ये अचानक इस तरह का हो जाना, ये किसी को पच नहीं रहा है। नहीं, ये जांच का विषय तो है ही है, एकदम जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस मैटर में हमारे जो वर्तमान में संगठन है और जो लोग इससे लाभान्वित हैं, और ये हमारे
निदेशालय के अधिकारी, हमारे शासन के अधिकारी, सबकी मिलीभगत है। और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मंत्री जी का भी इसमें सहयोग है। सहयोग है। एक मुझे आखिरी सवाल और जवाब एक चीज छूट रही है, आरक्षण का भी आपको लगता है कि इसमें नुकसान हो गया क्या? क्योंकि अगर सीधी भर्ती की पोस्ट होती, अगर सीधी भर्ती लोक सेवक के जरिए होती तो आरक्षण आयोग के नियमों के अनुरूप मिलता। सर, जब ओपन सिलेक्शन का पद है, 100% लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती का पद है, तो जो प्रमोशन होता है तो एक तो लिस्ट में चाहे जो जैसे बाय डिफॉल्ट जो भी आता है बाय डिफॉल्ट एक सीरियल क्रम में, हाँ। उसी से हो जाएगा। उसमें जो है कि 100% सामान्य के भी हो सकते हैं, 100 में ओबीसी के भी हो सकते हैं, 100% एससी के भी हो सकते हैं। उसको वो तो कोई वो है नहीं। लेकिन अगर ये लोक सेवा आयोग में जाता तो वहाँ जो आरक्षण के नियम हैं वो फॉलो होते तो फायदा मिलता। एक बात और मैं कहूँगा, जी, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण प्राप्त महाराणा प्रताप वाले में उसमें एआईसीटी लागू है, जो एडेड कॉलेज है उसमें एआईसीटी जो लागू है। या उसके अलावा जितनी भी एडेड में नियुक्तियां हो रही वो एआईसीटी के रूल के अनुसार हो रही, उसके नाम एडेड में हो रही है, जो गवर्नमेंट में हो रही है, और गवर्नमेंट जो प्योर 100% गवर्नमेंट है, वहां पर वहां जो है कि एआईसीटी नॉर्म का एकदम जो है पूरा उल्लंघन हो रहा है। इस बात को मंत्री जी के अलावा जितने भी हमारे प्रमुख सचिव हैं या विशेष सचिव हैं या डायरेक्टर हैं या जो है कि हमारे जो है कि वो हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियों में ऐसा किया। एक बात और बता दीजिए, इंटरव्यू खत्म करने से पहले आज एक बयान आया आशीष पटेल का, लिखा है कि ये मेरे चरित्र हनन की कोशिश हो रही है और ये सूचना विभाग के लोग कर रहे हैं और मैं डरूंगा नहीं, मैं किससे डरता नहीं हूँ, और मैं कोई कंकड़ मारे तो मैं ईंट पत्थर का जवाब, इस टाइप की बातें उन्होंने लिखी हैं कि सूचना विभाग मेरा चरित्र हनन कर रहा है। ये क्या चरित्र हनन है या कागजों में ये एक तरह का बहुत बड़ी जांच का विषय है, कागजों में गलती हुई है, क्या है? देखिए, अगर उस तरह से देखा जाए लीगली, ये तो 1000% जो है कि पूरी तरह से इलीगल है, ये हो ही नहीं सकता। मतलब इसमें कोई चरित्र हनन जैसी बात नहीं दिखती इसमें ये इलीगल है। चरित्र हनन और क्या हो रहा है ये तो दूसरी बातें हैं। आप पेपर पर देखिए, ये 1000% इलीगल है, ये 100% इलीगल है, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ में आरबी सिंह हैं, आशीष पटेल के ओएसडी रह चुके हैं और अनुप्रिया पटेल के एपीएस रह चुके हैं और ख़ुद भी इस सेवा से जुड़े हुए हैं। आज की तारीख में कानपुर में पोस्टिंग है, जो डायरेक्टोरेट है इसका, प्राविधिक शिक्षा का, टेक्निकल एजुकेशन का, वहाँ पर बतौर प्रिंसिपल संबद्ध हैं, इसी सेवा से जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ों की जानकारी और बड़ी अहम बातें बता रहे हैं। और इनकी जो बातें सामने आई उससे एक सवाल फिर से गहरा रहा है कि आखिरकार ये कैसे हो गया, जब सारे नियम खिलाफ थे, जब सारे कानून इसके खिलाफ थे, जब हाईकोर्ट का आदेश इसके फेवर में नहीं था, जब खुद ओएसडी उनके मना कर रहे थे, तो आखिरकार ये सर, इसमें एक चीज़ और है जी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फैसला है कि चाहे पद पुराने हो चाहे पद नए हो, सब में सिलेक्शन जो अमेंडेड, अगर रूल में अमेंडमेंट हुआ तो नए रूल से होगा। इसी बात को लेकर हमारे विभाग के अधिकारियों ने हाई कोर्ट से स्टे ले आया था कि जब पुरानी सेवानिवृत्ति से हमारे संघर्ष समिति के और कुछ लोग गए थे, हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच ने उसको जो है कि फैक्ट ना जानने की वजह से दे दिया था। लेकिन जब जब ये पुरानी सेवानिवृत्ति से पक्ष में दे दिया था तो हमारा विभाग ही सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के फैसले के आधार पर स्टे लेकर आया था। आपका विभाग, हमारा विभाग, ये हमारे प्रमुख सचिव, हमारे खुद स्टे लेकर आया था और हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट में जो है कि हमारे डायरेक्टर लिख कर दिए 31 मई को कि ये एचओडी का पद डायरेक्ट सिलेक्शन का है। तो इसमें एक साजिश है, ये इसमें से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। ये हमारे जो विभाग के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस समय जो है कि मायूस हैं, उनको लगता है कि हमारे पदों को भर दिया गया 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, और उनका होना क्या चाहिए था इसमें 5400 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, सीधे हो गया 9000। हाँ, तो ये प्रमोशन, अरे वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो ये पूरी आपने दास्तां सुनी है आरबी सिंह की। बहुत सारे सवाल, उन सवालों के जवाब हम आशीष पटेल से लेने की हम लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये बात आगे भी करेंगे क्योंकि ये लड़ाई इंसाफ की है, ये लड़ाई सत्य को सामने लाने की है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
ये जो है कि सरस्वती के सम्मान की लड़ाई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप इसको उठा रहे हैं।